हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा के 8वें चैप्टर महिलाएं, जाति एवं सुधार को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की भूमिका है कि क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। देखिए, जो आज के हालात हैं और जो 200 साल पहले के हालात थे उनमें दिन रात का फर्क था। पहले लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था क्योंकि वो सोचते थे कि अगर औरत है जो पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। पहले क्या था कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के जो पुरुष थे वे एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। और जो औरत थी उससे उम्मीद की जाती थी अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वह सती के रूप में अपनी पति की चिता के साथ ही मर जाएगी। उसको सती कहा जाता था। पहले कोई वोट नहीं डाल सकती थी महिलाएं और वो विधवाएं थी वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी और उनकी कोई उम्र भी नहीं होती थी कि आजकल क्या है बालिग होने के बाद ही शादी की जाती है लड़कियों की, लेकिन पहले छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। आगे है चित्र 1, सती बालथाजर सोल्विन द्वारा बनाया गया चित्र 1813। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाज की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। देखिए, इस तस्वीर में एक पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी को उसके साथ ही चिता में बैठना पड़ता है। आगे है कि समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बंटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता है, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करते थे जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों को लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए, पहले जो समाज में जो भेदभाव था वो सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही नहीं था, बल्कि वह जातियों के बीच भी काफ़ी भेदभाव था। जातियों को 4 प्रकार से बांट दिया गया था। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, वे अपने आप को ऊंची जाति का मानते थे। उनके बाद दूसरे नंबर पर आते थे व्यापार और महाजनी, जिन्हें लोग वैश्य कहते थे। फिर आता था बुनकर, कुम्हार और काश्तकार,
वो जो दस्तकार जो हाथ का काम करते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता है। और इसी क्रम में सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों और शहरों को साफ सुथरा रखती थी, और उनके जो काम धंधे थे वो ऊंची जातियों वाले लोग उसे दूषित कार्य मानते थे। अगर और ऐसे काम जिसकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। इतना भेदभाव था कि इन ऊंची जाति वाले ये जो नीचे पायदान पर जो ये जातियां थी उनको अछूत मानते थे। इन लोगों को मंदिरों में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। ये लोग कुएं से पानी नहीं निकाल सकते थे, और जहाँ पर ऊंची जातियों के लोग थे जो घाट तालाबों पर जाते थे वहाँ पर भी इन जाति वालों को छूट नहीं दी जाती थी। इन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। देखिए, विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव थे वो समाज में प्रचलित थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का नज़रिया बदलता गया और कायदे कानून भी बदलते गए। आगे है कि परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि इन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। आगे है कि जो 19वीं सदी थी उसकी जो शुरुआत में जो हमारे समाज के जो रीति रिवाज थे, जो मान्यताएं थी, उसके ऊपर बहस होने लगी, चर्चाएं होने लगी। और इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के जो नए नए जो तरीके थे वो विकसित हो रहे थे। किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, चर्चाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं भी छप रही थी। इनमें ये जो सारे साधन थे, इन चीज़ों का काफ़ी लोगों तक ये पहुंच रहे थे और इनमें लोग अपने विचार भी व्यक्त कर सकते थे। इसकी वजह से जो नए शहर थे उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और महिलाएं के बीच में चर्चा होती रहती थी और ये चर्चाएं आम जनता तक भी पहुंच सकती थी, जिसकी वजह से जो सामाजिक परिवर्तन था उसके आंदोलनों से ये सारी चर्चाएं जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से होती थी। राजा राम मोहन रॉय इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से भी एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। देखिए, जो ये बहस होती थी उसमें ज़्यादातर भारतीय जो सुधारक थे और या जो सुधार की जो संगठनें थी उनकी तरफ से ये शुरू होती थी। और राजा राम मोहन रॉय भी इसी तरह के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा, और जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया, वो एक संगठन बनाया गया। वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और जो ये अन्यायपूर्ण जो तौर तरीके हैं उनसे छुटकारा पाना बेहद जरूरी है, और इसके लिए वो लोगों को प्रेरित भी करते थे। आगे है, ये तस्वीर है चित्र 2, राजा राम मोहन रॉय, रेम्ब्रांड पील द्वारा बनाया गया चित्र 1833। राजा राम मोहन रॉय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता एवं समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। देखिए, पहले राजा राम मोहन रॉय लिखते हैं कि उस समय की महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता के जो अधिकार थे वो नहीं मिलते थे। महिलाओं को
जबरदस्ती घर के काम से बांध दिया जाता था। उनको उनकी जो सारी दुनिया थी वो घर और रसोई तक ही सीमित थी। उनको बाहर जाकर पढ़ने लिखने की भी कोई इजाज़त नहीं होती थी। आगे है कि विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीयों और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसे कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए, जो राजा राम मोहन रॉय जी हैं उनको काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था और वो एक अच्छे विद्वान के रूप में उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसी को देखकर 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। और राजा राम मोहन रॉय ने अपने जो लेखन के जरिए यह सिद्ध कर दिया था कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं पे भी नहीं दी गई है। आगे है कि राजा राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वह दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। देखिए, जो राजा राम मोहन रॉय ने जो ये अभियान चलाया था उसी की वैसे ही रणनीति दूसरे सुधारक भी अपनाते थे। जब उन्हें किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देनी होती थी तो वह ऐसे ही श्लोक या वाक्य ढूंढते थे इन धार्मिक ग्रंथों से जहाँ पर उनकी सोच का समर्थन होता हो, और बाद में वो यही दलील देते थे कि जो ये रीति रिवाज हैं वो हमारी प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। आगे है चित्र 3, कुंडों पर झूलने का त्योहार। यह है कि इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू कर दी तो इस त्योहार की खासतौर से आलोचना की। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक आदमी वो जैसे हम कुंडा लगाते हैं जो इस शेप का होता है उसको अपने स्किन में लगा लेता था और उस पर वो झूला झूलते थे। देखिए, एक बहुत ही देखने में भी बड़ा बर्बर सा दिख रहा है कि मतलब कितना दर्द होता होगा उस आदमी को। आगे है, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। राजा राम मोहन रॉय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। सती समर्थक: औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे की योग्य नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जानने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकलें, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों से कसकर बांध देते हैं। सती विरोधी: आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो तो पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? देखिए, जो सती को समर्थक थे वो कहते हैं कि औरतें हैं वो समझदार भी कम होती हैं, उनके में कोई संकल्प नहीं होता, वे भरोसे के भी योग्य नहीं होती, और उनमें से बहुत सारी सोचती हैं कि अपने पति की मृत्यु के बाद ही वे उनके साथ ही मृत्यु हो जाए, यही कामना करती हैं।
लेकिन धधकती आग से कहीं वो भाग ना निकले, इसलिए जो सती के जो समर्थक थे वो उसे लकड़ियों से कसकर बांध देते थे। फिर जो सती के जो विरोधी थे वो लोग कहते थे कि कभी महिलाओं को मौका ही नहीं दिया उनकी काबिलियत को दिखाने का। अगर औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा तो उनको कैसे कह सकते हैं कि वो कम है। आगे है कि उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं को विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। देखिए, जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे उन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही सहारा लिया। अंग्रेजी सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून जारी कर दिया कि जिसके हिसाब से जो विधवाएं थी वो विवाह कर सकती थी। लेकिन जो इसके विरोधी थे उन्होंने विद्यासागर जी का भी विरोध किया और उस कानून का भी विरोध किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बना लिया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। देखिए, ये जो विधवा विवाह के जो समर्थन में थे वो पूरे भारत में अलग अलग जगह से सारे लोग थे। कोई संगठन बना रहा था तो कोई समाज बना रखा था। जैसे दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। जब बम्बई के जो युवा थे वो भी विधवा विवाह के प्रसार का उन्होंने भी संकल्प किया था। और तेलुगु भाषा में जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो तेलुगु भाषी इलाकों के थे वहाँ पे भी विधवा विवाह को समर्थन में एक संगठन बनाया गया। चित्र 4 में है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाले विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। देखिए, इतने जो थे आंदोलन चल रहे थे, संगठन बन रहे थे, लेकिन उसके बाद भी समाज में विधवा विवाह को ज़्यादा मतलब लोकप्रियता नहीं मिली, उसको स्वीकार नहीं किया गया। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तब बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से बाहर निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक व राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाटी लो में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। देखिए, जो कलकत्ता में जो विद्यासागर जी थे उन्होंने बम्बई और कलकत्ता में के जो अन्य सुधारक थे उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो लड़कियों को स्कूल में भेजने से डरते थे। उनको लगता था कि जो स्कूल वाले हैं वो लड़कियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे और वो घरेलू कामकाज नहीं करेंगी। फिर उसके बाद उनको लगता था कि जो लड़कियाँ थी उनको सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जिससे वो बिगड़ जाएंगी। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही महिलाएं या कुछ ही लड़कियां ही स्कूल में जाने लगी, या तो वो चोरी छिपे घर पढ़ती थी या अपने घर पर ही पढ़ाई करती थी।
19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। देखिए, धीरे धीरे 19वीं सदी के आखिरी तक आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत में जो मुस्लिम परिवारों की जो महिलाएं थी वो कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी थी। उनको घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। ऐसे ही देखकर जो मुमताज़ अली थी, उनके जैसे सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और उसी दौरान उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया था। आगे है कि महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इसी दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। देखिए, अब महिलाओं की तरफदारी करने लग गई थी। जो मुस्लिम महिलाओं थी, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की अहम भूमिका अदा की। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। ऐसे ही बेगम रुकैया ने वो भी एक जो प्रभावशाली महिला थी, उन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। आगे है कि 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। इनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना के नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। देखिए, 1880 तक आते आते जो भारतीय महिलाएं थी वो कॉलेजों में भी प्रवेश करने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक बन गई और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी थी और वो जो समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव मौजूद हैं उसके ऊपर भी उन्होंने अपने विचार प्रकाशित किए। ऐसे ही एक महिला थी ताराबाई शिंदे। उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना के नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिनमें स्त्रियों और पुरुषों के बीच में जो सामाजिक फर्क हैं उनकी आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू मुस्लिम महिलाओं का दमन करता है। हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। देखिए, संस्कृति की एक महान पंडिता थी रमाबाई जी, यहाँ पे इनका फोटो भी है। वो कहती थी कि जो हिंदू धर्म है उन्होंने महिलाओं का दमन कर रखा है। जो ऊंची जाति की जो हिंदू महिलाएं हैं उनकी जो दुर्दशा थी उन्होंने एक किताब में भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा घर की स्थापना की, जहाँ पर ऐसी महिलाओं को पनाह दी जाती थी। उनको कुछ कामकाज की चीज़ें सिखाई जाती थी जो अपने ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही थी। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। देखिए, जो रूढ़िवादी थे वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या वो किसी भी तबके के हो, वो सभी
जो ये महिलाएं आगे बढ़ रही थी, उनको देखकर उनको लगा कि जो हिंदू महिलाएं हैं या जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे उनके संस्कार नष्ट हो जाएंगे, जिससे उनकी संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी। और वो सभी लोग इन चीज़ों को लेकर चिंतित थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। देखिए, महिलाओं ने अपने सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास किया था। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी खोले, महिलाओं के काफ़ी संगठन भी बनाए, मताधिकार और स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार में भी कानून बनाने के लिए जो राजनीतिक दबाव थे उनका समूह बनाने लगी थी। और बाद में 1920 के बाद उन्होंने समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विद्रोही संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि महिलाओं को भी मत का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन यह सब स्वतंत्रता के बाद ही संभव हो पाएगा और तब तक जो महिलाएं हैं उनको अंग्रेजी राज का विद्रोह करने पर ही जोर लगाना चाहिए। आगे है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिलाओं संगठन के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र 21 और 18 कर दी गई। चित्र 8 साल की दुल्हन। देखिए, यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको लगता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। आगे है जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानताओं पर जोर दिया जाता था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लेखन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। देखिए, धीरे धीरे जो ये समाज सुधारक थे उन्होंने जो जाति के हिसाब से जो गैर बराबरी थी उसका भी विरोध किया था। राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की काफ़ी आलोचना की थी और उन्होंने जो पुराने एक बौद्ध ग्रंथ का भी अनुवाद किया था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। उन जो काफ़ी ऊंची जाति के लोग थे, वो जो समाज सुधारक थे, उनके जो संगठन थे वो चोरी छुपे बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में कायदे कानून का उल्लेखन करते थे, जिससे वे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें।
कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज धर्म व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। देखिए, कई लोग ऐसे भी थे जो जाति के आधार पर जो समाज में अन्याय हो रहे थे वो उनके विरुद्ध थे, और इसीलिए उन्होंने निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल भी खोले, और इसकी वजह से इन बच्चों की जो दुनिया थी उनमें दुनिया बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए उन्होंने साधन भी निकालने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई थी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वाला, नालियां साफ करने वाले, सफाई कर्मी, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, रिदिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबी, नीची जातियों के लोगों को या गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। देखिए, धीरे धीरे शहरों में जो नालियां बन रही थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतें बन रही थी, वो नए नए शहर जो बस रहे थे उनमें ये जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उनकी जरूरत थी। और जो गांव छोड़कर जो लोग थे वे अपनी जो उनकी जो निम्न जातियां थी वो उनसे परेशान थे। जो जमींदार थे वो और जो अच्छे तबके के लोग थे वो इन लोगों पर काफ़ी अपमान कर रहे थे उनका, और उनको एक मौका मिल गया था शहरों में जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने का। चित्र 9, एक कुली जहाज। 19वीं शताब्दी। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा या दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। चित्र 10, जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग। 19वीं शताब्दी, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ती गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिडेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। आगे है कि चित्र 11, गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। आगे है समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से का गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने
मतुआ पंथ के चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक ही महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जातु ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु। मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। देखिए, जो धीरे धीरे थे, जो समाज के जो सुधारक थे, संगठन बन रहे थे, उनमें लोगों के जो जातीय भेदभाव के खिलाफ अब आवाज़ उठने लगी थी। वहाँ पे समाज की समानता और न्याय की मांग करते हुए काफ़ी आंदोलन शुरू हो गए थे। ऐसे ही मध्य भारत में एक सतनामी आंदोलन जो घासीदास जी ने शुरू किया था, और एक हरिदास जी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ थे उन पर सवाल उठाया था। ऐसे ही अलग अलग जगह अलग अलग जो समाज सुधारक थे वे सामाजिक समानता लाने के लिए लोगों को आग्रह करते रहे। ऐसे ही जो श्री नारायण गुरु जी थे वो उन्होंने सबके बीच में एक एकता का आदर्श रखा, जिनके अनुसार मानवता की एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। आगे है, इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने इन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों को अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों के स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। चित्र 12 में है श्री नारायण गुरु। आगे है गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उप महाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्य के आने से पहले यहाँ रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता के बीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। देखिए, जो 1827 में ज्योतिराव फुले जी ने जन्म लिया था वो भी एक निम्न जाति के नेताओं में काफ़ी मुखर नेता थे। उन्होंने उसी स्कूल में जो शिक्षा पाई थी जो ईसाई के प्राचार्य ने खोला था। देखिए, उन्होंने अपने जो विचार थे उनके हिसाब से जो ब्राह्मण थे वो आर्य थे और वो बाहर के देश से आए थे। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया था, गुलाम बना लिया था और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो जनता के बीच थे वो निम्न जाति का जो विचार थे वो फैला दिए थे और वो खुद को ऊंची जाति का मानते थे। तो वैसे उनके हिसाब से जो वो आर्य थे वो बाहर के थे, तो उनका इस जमीन पर, उस सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। और जो देश की जो धरती थी वो निम्न जाति के लोगों की थी। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियां और अति शूद्रों, अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। देखिए, फुले ने यह भी दावा किया था कि आर्यों के आने से पहले यहाँ पर स्वर्ण युग था। जो योद्धा किसान थे वो जमीन को जोतते थे और मराठा थे वो अपना न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि जो शूद्र और अतिशूद्र हैं उनको जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए एक संगठित हो जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज नाम का एक संगठन चलाया। आगे है, 1873 में फुले ने गुलामगिरी
नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामी को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका की काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। देखिए, ये जो फूले जी थे, उन्होंने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक ली थी जो 10 साल पहले जो अमेरिका का जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर बेस्ड थी। अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी और जो इन्होंने क्या किया था कि जो भारत में जो निम्न जातियां हैं और जो अमेरिका के जो काले गुलाम हैं उनकी दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति वाली महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। देखिए, जो ये आंदोलन था वो 20वीं सदी में भी B.R. अम्बेडकर और ई.वी. रामास्वामी द्वारा चलाया जाने लगा। हम भी इंसान हैं। 1927 में अम्बेडकर ने कहा था कि अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज के दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। चित्र 14 मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र 1792। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। मंदिरों में कौन जा सकता था? अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें शिक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए थे कि दलित में मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जो B.R. अम्बेडकर जी थे वो एक महार परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने बचपन में ही देख लिया था कि जाति पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। उन्होंने स्कूल में जब वो जाते थे उन्हें स्कूल में कक्षा के बाहर बैठकर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। जो स्वर्ण बच्चे थे वो जिस नल से पानी पीते थे उस नल से उनको पानी पीने की इजाज़त नहीं थी और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका चले गए। इसके लिए उनको फेलोशिप में मिली थी। भारत लौटने पर उन्होंने उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। B.R. अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए 1927 में एक आंदोलन भी चलाया और उसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। लेकिन जो ब्राह्मण पुजारी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि अब दलित में मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। आगे है गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। देखिए, 20वीं सदी में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू होने लगे थे और यह उन जातियों का था जिनको शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। वे कहते थे कि जो ब्राह्मण थे वो उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जो यहाँ के मूल निवासियों मान लो यानी कि जो देसी द्रविड़ थी उन नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर उन्होंने विजय हासिल की थी।
पेरियर के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने पारिवारिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जाति के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं। उन्होंने जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। देखिए, पेरियर नाम से प्रसिद्ध थे ईवी रामास्वामी। वे एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। वैसे तो वे सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत के शास्त्रों को गंभीर से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, लेकिन एक बार एक बैठक हुई जिसमें अलग अलग जो जाति हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया। तो पेरियर को जो समझ में आ चुका था कि जो अछूत हैं उनको अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि जो यहाँ के जो नेता थे या जो मुखिया थे वो सभी समझते थे कि जो सामाजिक जो विभाजन और जो असमानता है वो ईश्वर की देन है। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद ही इन सबको मिलकर मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। देखिए, जो पेरियार थे वे भगवत गीता, रामायण या जो मनु के द्वारा जो रचित संहिता थी उनके कड़ी निंदा करते थे। उनको लगता था कि ये सब पुस्तकें ब्राह्मणों ने नीची जातियों पर अपनी सत्ता तथा जो महिलाओं पर जो पुरुष का जो प्रभुत्व है उसको स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन तथा आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ मंथन, आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं। देखिए, जो ये नेता थे निम्न या मध्य वर्ग के थे, ये जो दलीलें कर रहे थे ये लोगों को अच्छी नहीं लगी। इन्होंने जो निम्न जाति के जो नेता थे उन्होंने भाषण लिखे और जो विचारपूर्ण जो लेखन और जो उन्होंने आंदोलन जो चलाए थे उससे जो उच्च जाति के जो राष्ट्र नेता थे उनके बीच में थोड़ी सी आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रक्रिया तो शुरू हुई। लेकिन जो उत्तर में सनातन धर्म जो सभाएं थी या जो भारत के जो महामंडल थे, बंगाल में जो ब्राह्मण सभा था, ऐसे संगठनों ने इनका सख्ती से विरोध किया और उनका मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जो जातीय ऊंच नीच का जो महत्व है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है, वो सब इसको साबित करना चाहते थे। आगे है महिलाओं के बारे में पेरियार। स्त्रोत 5 पेरियार ने लिखा था कि तारा मुकुर्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। आगे है
सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्मो समाज, ब्रह्म, ये सारे इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये जो भी समाज और ये रामकिशन मिशन, ये आपके चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स में जरूर आएंगे। कि ब्रह्म समाज क्या था, चलो इन्हें समझते हैं। कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों का विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज में विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। आगे है डेरिजियो एवं यंग बंगोल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरिजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। चित्र 17 में है हेनरी डेरिजियो। चित्र 18 है स्वामी विवेकानंद, रामकिशन मिशन और विवेकानंद। रामकिशन मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेरोल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्वक है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया था। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी के बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। आगे है प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज में ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। आगे है वेद समाज। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। आगे है अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यह चित्र 19 में है सर सैयद अहमद खान। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी बाकी वीडियोस भी देखें। और अगर थोड़ी सी स्पीड कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप उस अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।